द पोजेशंस नाम की एक फिल्म साल 2024 को रिलीज हुई। ये एक आम टिपिकल हॉरर फिल्म है। कहानी बिल्कुल सीधी सादी है और अगर आपको इस तरह की फिल्मों में दिलचस्पी नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। पर हमें कुछ नया दिखाना पड़ता है, इसलिए आजकल ऐसी ही फिल्में आती है। खैर, ये फिल्म इतनी भी बुरी नहीं। हमें ये इसलिए पसंद आई क्योंकि एक तो इसमें कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं है, कहानी को सिंपल रखा गया है, बेकार के जंप स्केयर्स भी नहीं है और इसका कहानी का माहौल बोर करने वाला भी नहीं। बस एक छोटी सी बात है जो एंड में बता दूंगा, अंत तक जुड़े रहिए। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से सीन को दिखाते हुए, जहां कोई इंसान जमीन खोद रहा था। हल्की सी झलक एक लाश की भी दिखाई जाती है, यकीनन उसे दफनाया जा रहा था। शुरू में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, इसलिए बताना मुश्किल है कि क्या हुआ होगा। इसके बाद कहानी आती है पीट नाम के एक आदमी और उसके छोटे बेटे टाइलर पर। ये दोनों अपनी कार में टाउन की तरफ जा रहे थे क्योंकि पीट ने अपने लिए एक स्टोरेज यूनिट प्लाजा लिया था बिजनेस के लिए। आप जानते ही होंगे ये ऐसी जगह होती है जहां स्टोरेज लॉकर्स रूम होते हैं और लोग अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ रखते हैं और इसके बदले वो रेंट पे करते हैं। ये ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, मगर कुछ समय पहले पीट की पत्नी और टाइलर की माँ कार एक्सीडेंट में चल बसी। इन दोनों को काफी दुख सहना पड़ा। कुछ समय के लिए टाइलर एक परिवार के यहाँ भी रह रहा था। पीट अपने बेटे के साथ शांति की जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए शहर को छोड़कर उसने यहाँ आने का फैसला किया। खैर, टाइलर की माँ को गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया, जिस वजह से पीट उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता, उसका ख्याल रखता। वो बस उसे खुश देखना चाहता था। टाइलर को कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए जब ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो पीट उसके लिए काफी बुक्स खरीद लेता है। स्टोर में पीट की नजर विस्की पर भी गई, मगर वो उसे नहीं लेता और इसके पीछे एक कारण है जो थोड़ी देर में हम जान जाएंगे। खैर, इनका एक डॉग भी था, तो जैसे ही ये लोग उस स्टोरेज फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं, अचानक से इनका वो डॉग भौंकने लग जाता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। पीट और टाइलर दोनों को डॉग का ये बर्ताव काफी अजीब लगा। अब इससे पहले कि पीट डॉग को शांत करवाता या कुछ और, पलक झपकते ही वो गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है, मगर वो बंधा हुआ था, इसलिए उसकी गर्दन टूट जाती है और किस्सा खत्म। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वो लोग कुछ कर ही नहीं सके। खैर, पीट उस कुत्ते की लाश को कुछ समय के लिए अपने ट्रक में रख देता है। इसके बाद वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है जो इस जगह को कानूनी तौर पर पीट के नाम कर देती है। पीट और उसका बेटा भी यही रहने वाले थे, ये इनका फैमिली बिजनेस बन जाएगा और शायद वो सब कुछ भुलाकर एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत भी करे। आते ही उनके डॉग के साथ ये हादसा होना। छोटा टाइलर इस बात से सदमे में था, मगर उसके पिता वादा करते हैं कि वो उसके लिए एक नया डॉग जरूर लाएगा। खैर, इस डॉग की लाश वो यहाँ के बैकयार्ड में दफना देते हैं। इनके रहने के लिए यहाँ एक छोटा सा घर भी था। पुराने घर का थोड़ा बहुत सामान भी ये अपने साथ ले आए थे, जिसमें पीट की पत्नी की तस्वीरें भी थी, मगर अपनी पत्नी के जाने से वो खुद भी दुखी था, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहले दिन ही वो सामान को रख सके और अपने पत्नी की तस्वीरों को दीवार पर लगा सके। 2 दिन बाद वो अपना काम संभालता है। ये बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। वजह ये थी कि यहाँ के पिछले ओनर्स के साथ कुछ भयानक हुआ था, उसने अपनी जान ले ली थी। तो पीट को इस कारोबार को वापस पटरी पर लाना होगा, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, वो अपने क्लाइंट्स को कॉल करना शुरू कर देता है जिनका सामान काफी समय से स्टोरेज में पड़ा है और उन्होंने रेंट भी पे नहीं किया। ज्यादातर लोग अपना सामान लेने या रेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, इन्हीं स्टोरेज लॉकर्स में एक पर पुलिस की नो क्रॉसिंग वाली टेप भी लगी थी, जिसका मतलब यही कि यहाँ कोई क्राइम सीन हो चुका है। दिल ही दिल में पीट जानता था कि पिछले ओनर ने शायद यहीं पर खुद को खत्म कर दिया होगा। अगले कुछ दिनों तक पीट अपने कस्टमर्स को कॉल करता है, जिनमें से पीट को कुछ स्टोरेजेस के बारे में ये तो मालूम हुआ कि वो इसे खोलने के लिए कभी नहीं आने वाले, इसलिए नियम के मुताबिक वो ऐसे लॉकर्स से उनका ताला निकाल कर अपना ताला लगा देता है। अब ऐसे ही एक स्टोर रूम को देखने का उसका मन हुआ। वो देखना चाहता था कि इसके अंदर किस तरह का सामान होगा। खैर, खोलने पर उसे बस घरेलू सामान ही नजर आया, मगर निकलते समय उसकी नजर वहां पड़ी शराब पर गई। वैसे तो पीट ने पीना छोड़ दिया था, मगर वो खुद को रोक नहीं पाता और उन बॉटल्स में से कुछ अपने रूम में ले आता है। असल में जब उस रात एक्सीडेंट हुआ था तो पीट नशे में था। हो सकता है किसी कारण से उसने पीना शुरू कर दिया हो, मगर उसकी इस गलती से कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें पीट की पत्नी चल बसी, इसलिए वो शराब को हाथ नहीं लगाना चाहता था, मगर अब वो बहुत ही तनाव में था। खैर, समय गुजरता है। वैसे इस जगह को लेकर पीट तो ठीक था, उसका ज्यादातर ध्यान अपने काम पर ही होता था, मगर टाइलर ठीक नहीं था। जैसे घर में रहना उसे अजीब सा महसूस करवाता था। अक्सर फर्श पर उसे मेटल के ये टुकड़े मिलते जिसे जैक्स बॉकेट्स कहा जाता है। इसे किताबें शेल्फ में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता
और फिर एक रात तो हर ही हो जाती है। अपने बिस्तर से उठकर वो उसी स्टोरेज लॉकर को खोल देता है जहां वो हादसा हुआ था। वहां टाइलर को एक साइकिल मिली। उसे खुद से तो ये मालूम नहीं हो सकता था, यकीनन कोई उसे ये सब बता रहा था या उसे कंट्रोल कर रहा था। तो अगले दिन जब पीट को पता चला कि टाइलर ने किसी के सामान से वो साइकिल ली है, पहले तो वो उसे वापस रखने को कहता है कि यहाँ ये दूसरों की अमानत है, वो इसका रेंट पे कर दे है, यही इस कारोबार का उसूल है। मगर टाइलर कहता है कि वो इसे लेने नहीं आएंगे, मुझे यकीन है। पीट अपने बेटे को खुश देखना चाहता था, इसलिए वो उसे साइकिल रखने देता है। इसके कुछ समय बाद जब पीट अपने काम में बिजी था, घबराया हुआ टाइलर उसके पास आया। वो उसे एक लॉकर के पास ले जाता है और कहता है कि इसके अंदर कोई है, मैंने आवाज सुनी। पीट ध्यान से सुनता है तो उसे बस हवा की आवाज आ रही थी, इसलिए वो अपने बेटे के इस बात को नजरअंदाज कर लेता है। मगर हम दर्शकों को ये दिखाया जाता है कि अंदर जरूर कुछ है या कोई है। पुराने मालिक का सामान इकट्ठा करने के बाद पीट अपने रियल एस्टेट एजेंट को कॉल मिलाता है, ये बताने कि अगर उन पुराने मालिकों के कोई रिश्तेदार हो तो वो ये सामान उन्हें बेच दे। मगर रियल एस्टेट एजेंट का जवाब होता है कि उनके परिवार में अब कोई नहीं है। पीट को लगा था सिर्फ वो आदमी ही मरा था, मगर असलियत में पूरा का पूरा परिवार ही मर चुका था। इसका मतलब कि ये सामान पीट किसी को नहीं बेच सकता और उसे ये खुद ही रखना होगा। पुरानी जानकारी के हिसाब से एक लॉकर यहाँ के चर्च का भी था, जिसका रेंट पे नहीं किया गया था पिछले कुछ महीनों से। तो पीट खुद चर्च जाकर फादर क्लाइड से मिलते हैं। क्लाइड बताता है कि शायद मेरे आने से पहले यहाँ के किसी फादरी ने वो स्टोरेज लॉकर रेंट पर लिया होगा। मैं जरूर उसे देखने आऊंगा और जो सामान पड़ा है वो मैं चर्च वापस ले आऊंगा। पीट उसे ऑफर करता है कि अगर वो सामान को रखना चाहते हैं तो उसे डिस्काउंट देगा। मगर फादर जवाब में कहते हैं कि मुझे नहीं पता उसमें क्या है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। जाते जाते वो पीट से कहता है कि अगर वो प्रेयर करने आएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। पीट अपने बेटे टाइलर को भी अपने साथ ले आया था। चर्च के करीब होने से उस पर एक अजीब सा डर भी होने लगा था। खैर पीट ज्यादा देर नहीं लगा था और चर्च से निकलकर वो अपने घर की तरफ आने लगा। फादर की अजीब नजरें साफ बता रही थी कि वो कुछ तो जानता है। टाइलर अपने पिता से पूछता है कि क्या हम माँ की तस्वीरें यहाँ के दीवारों पर लगा सकते हैं? तो पीट जवाब देता है कि हाँ क्यों नहीं, मगर आज रात नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ। टाइलर को यहाँ काफी डर लगने लगा था, मगर वो अपने पिता को नहीं बताना चाहता था। उस रात वो फिर से स्टोरेज लॉकर में गया, मगर उसे ये बात याद नहीं थी और पीट ने भी उसे जाते नहीं देखा था। अगले दिन टाइलर सुबह जल्दी जाग चुका था और वो अपने मरे हुए डॉग के कब्र के सामने खड़ा था। पीट उसे ढूंढते हुए वहां आया, वजह पूछता है तो टाइलर ने जवाब दिया कि मैं बस कुछ समय यहाँ रहना चाहता हूँ। वो अजीब नजरों से उस कब्र को घूर रहा था। पीट उसे वादा करता है कि वो फिक्र ना करे, वो जरूर उसके लिए एक दूसरा डॉग ले आएगा। अब धीरे धीरे टाइलर में बदलाव आ रहे थे और ये सब उसके पिता भी महसूस कर रहे थे। यहाँ इस टाउन में एक साइकियाट्रिस्ट थी, तो पीट उसे संपर्क करता है। खैर वो टाइलर को उसके क्लिनिक में ले गया। उस डॉक्टर का नाम यंग था। डॉक्टर यंग टाइलर की जांच करती है और उसे कुछ सवाल जवाब भी। उसे पता चलता है कि ये लड़का ट्रॉमाटाइज है। मगर एक बात जो डॉक्टर यंग को उलझन में डाल देती है वो ये कि सवाल पूछते समय एकदम से टाइलर की आवाज बदल जाती है और वो जैक नाम के लड़के के बारे में बताने लगा, जो कि डॉक्टर यंग का पेशेंट रह चुका था। जैक के साथ क्या हुआ था ये बाद में पता चलेगा, मगर ये सुनकर डॉक्टर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो पीट से अकेले में बात करती है और बताती है कि मेरा एक पेशेंट था जैक, वो भी अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। तुम्हारे बेटे में भी उसी बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। इसे मेडिकल केयर की जरूरत है, इसलिए इसे एक खास जगह भेजना होगा जहां इसका अच्छे से इलाज हो सके। मगर ये सुनकर पीट को अच्छा नहीं लगता। वो जानता था कि उसका बेटा थोड़ा परेशान जरूर है, मगर हालात इतने भी खराब नहीं है और अपनी पिछली जिंदगी को छोड़कर वो इस जगह इसलिए तो आया ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके। पीट किसी भी हाल में उसे खुद से अलग नहीं करना चाहता था, तो डॉक्टर यंग की बात वो नहीं मानता, मगर वो फिर भी उसे समय देती है और ये भी कि वो फ्री में टाइलर का इलाज करेगी। क्लिनिक से वापस आने के बाद पीट देखता है कि फादर क्लाइड वहाँ इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो चर्च के उस लॉकर को देखने आए थे। पीट उसे स्टोरेज लॉकर कॉल कर देता है, मगर अंदर क्या था वो फादर अकेले ही देखना चाहते थे, इसलिए पीट को वहाँ से जाना पड़ता है। जो भी सामान वहां पड़ा था फादर उसे ले जाने का फैसला करते हैं, तो शाम तक वो उस जगह को खाली कर चुके थे। जाने से पहले वो पीट के पास आकर पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई दूसरा लॉकर भी है जो शायद चर्च या फादर विलियम्स के नाम पर लिया गया हो। पीट के रिकॉर्ड में दूसरा कोई लॉकर नहीं था, इसलिए फादर को वहां से जाना पड़ा। अगले दिन फिर से टाइलर जल्दी उठकर इस जगह में घूम रहा था। इत्तेफाक से वो स्टोरेज लॉकर 197 में गया, जहां पर उसे वो साइकिल भी मिली थी।
सामने ही एक कबर्ड था जिसमें टाइलर को बाइबल और स्टोरेज लॉकर नंबर 105 की चाबी मिलती है। उसे शायद किसी नई चीज की उम्मीद थी, तो वो 105 नंबर स्टोरेज लॉकर में गया, मगर हम नहीं देख पाते वहां अंदर क्या हुआ। और असल में यही वो स्टोरेज था जहां कुछ दिन पहले टाइलर ने वो आवाज सुनी थी जैसे अंदर कोई हो। बाद में जब पीट उसे ढूंढ रहा था तो टाइलर उसे अपने ही ऑफिस में मिला, मगर उसके बर्ताव में अब काफी बदलाव आ गया था। ये तो साफ साफ दिख रहा था। ठीक उसी समय डॉक्टर यंग भी वहां आ जा रही है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अपने प्रीवियस पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स देखने के बाद अब उसे टाइलर की चिंता होने लगी थी। पीट भी हैरान था कि डॉक्टर यहाँ क्यों आए। डॉक्टर यंग पीट को बताती है और उस जेक नामी पेशेंट के रिपोर्ट्स भी दिखाती है जिसका अंत बुरा था, और वो पीट को भी यही सलाह देती है कि उसके बेटे को इलाज की जरूरत है। मगर इस बार भी पीट इनकार कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। हाँ, रात को वो उन केस फाइल्स को देखता जरूर है। एक तरफ काम की फिक्र, क्योंकि ये तो साफ लग रहा था कि यहाँ इस तरह का बिजनेस का चलना आसान नहीं, और दूसरा अपने बेटे की फिक्र। तो उस रात पीट अपना दुख कम करने के लिए पी लेता है, और जब वो टाइलर को सुलाने के लिए गया तो टाइलर उससे बड़ी ही अजीब बातें करने लगा। जैसे वो कहता है कि आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है, या उस रात भी ऐसा ही था जब तुमने मेरी माँ को मार डाला। पीट को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा बच्चा इस तरह की बातें भी कर सकता है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बाहर चला गया और बहुत चिल्लाया, यहाँ तक कि वो और पीने लगा। उस रात टाइलर की तरह वो भी इत्तेफाक से एक स्टोरेज लॉकर में चला गया जहाँ सामने टेबल पर ही एक टेप रिकॉर्डर था। पीट उसे सुनने लगा और उसमें एक एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड किया गया था जो माइकल गिबन नामी लड़के पर हो रहा था। ये जेक वाले केस से भी पुराना एक केस था जिसके बारे में पीट को अभी तक नहीं मालूम, बल्कि पिछले ऑनर्स को भी नहीं मालूम था। उस रात नशे की वजह से पीट को कुछ खास याद नहीं था और टाइलर को भी कुछ बुरे सपने आए। अगली सुबह टाइलर अपने पिता के पास आया तो पता चला कि उसने बिस्तर गीला किया है, मगर पीट उसे शर्मिंदा नहीं करते बल्कि उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि ये होना नॉर्मल है बेटा। बाप बेटे के बीच कुछ बातें भी होती है जहाँ टाइलर अपने पिता से पूछता है कि क्या मैं बीमार हूँ डैड, मुझे कुछ हुआ है? तो पीट कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा, ऐसा मत सोचो। मगर जब पीट बाहर आया बैकयार्ड में तो देखा कि उस मरे हुए कुत्ते को कब्र से निकाल दिया गया है। ये देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आया। सीसीटीवी फुटेज देखने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे का था। और अजीब ये भी था कि टाइलर को इस बारे में कुछ याद भी नहीं। पीट गुस्से में उसके पास जाकर उसे डांटता है, पूछता है, मगर वो बिल्कुल ही अनजान था। उस डॉग की लाश को एक स्टोरेज लॉकर में रखा गया था और उसका हाल बुरा था। ये सब देखते ही पीट घबरा जाता है, इसलिए वो डॉक्टर यंग को इस बारे में कॉल पर बताता है कि टाइलर ने ये हरकत की, मगर मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसने जो भी किया अब वो उसे याद नहीं, इसका मतलब कि उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया। डॉक्टर यंग उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि जितना जल्दी हो सके मैं आऊंगी। पीट अपने बेटे को ढूंढने बाहर आया क्योंकि उसे वो कुली खबर मिल चुकी थी और अब वो उसी स्टोरेज लॉकर के सामने खड़ा था जहां वो लाश थी। पीट जल्दी से आकर उसे वहां से ले जाता है और उसे माफी भी मांगता है कि मैं गलत था बेटा, ये सब तुमने नहीं किया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर यंग आकर टाइलर के साथ एक सेशन लेती है जिसमें उसे और भी बुरी बातों का सामना करना पड़ा क्योंकि टाइलर अब टाइलर नहीं बल्कि कोई और था और वो डॉक्टर को गुस्सा दिला रहा था, उकसा रहा था, दोष दे रहा था कि जैक नाम का वो लड़का उसकी वजह से मरा। ये डरावना रूप देखकर एक बार फिर से पीट को वो यही सलाह देती है कि तुम्हें अपने बेटे को बेचना होगा, मगर पीट इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए मायूस होकर डॉक्टर यंग वहां से चली गई। इस बीच पीट को चर्च का एक और लॉकर भी मिला, खासकर फादर विलियम्स का, जिसमें उस एक्सॉर्सिज्म की और जानकारी थी। डॉक्टर के जाने के बाद टाइलर बड़ी मासूमियत के साथ अपने पिता से पूछता है कि क्या आप मुझे कहीं और बेचने वाले हैं? तो पीट जवाब में कहता है कि नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाने वाले, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। ये मुश्किल समय है और ये कट जाएगा। तब टाइलर की वो ईवल स्माइल सब बता देती है। जब वो स्टोरेज लॉकर 105 में गया था तब उसके अंदर कुछ और भी आया जो शुरू से ही उसे कंट्रोल कर रहा था। उस रात पीट उन टेप्स को सुनने बैठ जाता है जिसमें माइकल गिबन नामी लड़के पर वो एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था। सब गड़बड़ हो जाता है और लग रहा था जैसे फादर विलियम्स उस लड़के को मार देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उसके अंदर एक शैतान था। इस बीच फादर क्लाइड की आवाज और उनके नाम से पीट ये भी जान गया कि वो फादर इस सब में शामिल है और वो इस बारे में पहले से जानता था, मगर वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था। इसके तुरंत बाद ही पीट चर्च कॉल करके फादर से मिलना चाहते थे क्योंकि वो अब उनका राज जान चुके थे। इसलिए जब वो सामान लेने आए थे तो उसने दूसरे लॉकर के बारे में भी पूछा था
क्योंकि इस रिकॉर्ड्स में ऐसे सबूत थे जो उन्हें जेल भिजवाने के लिए काफी थे और शायद माइकल को इन दोनों ने ही मार दिया होगा। उस रात जब पीटी इन रिकॉर्ड्स को सुनने में बिजी था, टाइलर या उसके अंदर जो भी शक्ति थी वो बड़ी चालाकी से डॉक्टर यंग को वहां आने पर मजबूर करती है, क्योंकि टाइलर ने कुछ ऐसी बातें की जिससे लग रहा था जैसे उसे अपने ही पिता से खतरा हो। डॉक्टर यंग को चाहिए था कि वो पुलिस को या चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को खबर करती, मगर वो बेवकूफ़ी करके अकेली ही वहां जाती है जहां टाइलर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो स्टोरेज लॉकर में गई, बाकी हम अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखते समय पीट को डॉक्टर यंग दिखी और जब वो स्टोरेज लॉकर में गया वहां उनकी लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि ये कत्ल भी उसी के बेटे ने किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लाश को भी उस कुत्ते के साथ दफना देता है ताकि ये एक राज रहे। सुबह हो चुकी थी। पीर उस गैराज में खून को साफ कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो, और ये करते समय उसे फर्श में कुछ दरारें नजर आई, इसलिए वो उसे खोदने लगा। तब उसे एक छोटे लड़की की हड्डियां मिल जाती है जो कि उस लड़के की थी जो मिसिंग हुआ था, और यहाँ दफनाने वाला उसका अपना ही पिता था जिसने बाद में खुद को भी खत्म कर दिया। ये हड्डियां देखकर पीट काफी डर जाता है। बाहर दिखाया जाता है कि फादर क्लाइड को पीट का वो संदेश मिल चुका था, यानी कि वो उस एक्सोर्सिज्म के बारे में जानता है, इसलिए वो अकेले ही यहाँ आया। टाइलर वहाँ खेल रहा था। पूछने पर वो बताता है कि मेरे पिता सफाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक गलत काम किया। टाइलर की ये अजीब बातें सुनकर फादर को कुछ शक होने लगा। वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो वो कहाँ है। टाइलर उसे लाने लगा। तब फादर कहते हैं कि मैं पहचान गया तुम कौन हो, तुम माइकल गिबन्स के शरीर में भी थे, मगर तुम्हें जहन्नुम में भेजने में हम नाकाम रहे, मगर इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। फादर एक डीमन का जिक्र कर रहे थे जो उन रिकॉर्ड्स में भी था, जिन्होंने उन लड़कों को पॉसेस किया टाइलर से पहले। बैल नाम का ये डीमन जो किसी खास धर्म से नहीं जुड़ा, उसके पास कुछ विशेष शक्तियां होती है, यहाँ तक कि वो इंसान को भी गायब कर सकता है। शरीर आधा जानवर का आधा इंसान का, और ये यकीनन बच्चों को काबू करने में ही माहिर है। तो कहानी में जब टाइलर फादर को उस गैराज के सामने ले आया और जैसे ही दरवाजा खुलता है, गुस्से से भरा पीट उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, मगर दरवाजा बंद हो गया और बाहर ही फादर टाइलर पर एक्सोर्सिज्म करने लगा। पीट अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। किसी तरह वो अपना एक हाथ बाहर निकालकर फादर का पैर जख्मी कर देते हैं, जिससे वो गिर गया, मगर तभी टाइलर उस फादर को मार देता है, जिसे पीट समझ गया कि यह अब उसका बेटा नहीं रहा। मगर वो कुछ कर भी तो नहीं पाता, क्योंकि अंत में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और टाइलर के शरीर पर पूरी तरह से अब उस शैतान का नियंत्रण था। उसकी ईवल स्माइल से इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, कहानी को लेकर एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि ये बैल नाम का डीमन सिर्फ यहाँ ही क्यों बच्चों को पोजेस कर रहा था। फिल्म में जवाब तो नहीं, मगर हो सकता है कि इन स्टोरेज लॉकर्स में से किसी एक में कोई प्राचीन चीज रही होगी जिससे वो डीमन इस दुनिया में आया, और यहाँ पिछले कई सालों से जितने भी लोग रहे उनके बच्चे पोजेस हो गए, मगर सभी बच्चों को मार दिया गया। सिर्फ टाइलर बचा जो आगे चलकर यकीनन दुनिया में बुराई ही लाएगा। और एक छोटी सी बात ये कि फिल्म में इस छोटे लड़के ने एक्टिंग कुछ खास अच्छी नहीं की, बाकी फिल्म ठीक ठाक थी। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें।